अब हम आपको आज की सबसे अच्छी तस्वीर दिखाएंगे, आप इसे पिक्चर ऑफ द डे भी कह सकते हैं। और यह तस्वीर आई है सिंगापुर से। इस तस्वीर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ऐसे लगा रहे हैं जैसे दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। आप देखिए, लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री मोदी से 22 वर्ष छोटे हैं। वो 51 साल के हैं और प्रधानमंत्री मोदी 73 वर्ष के हैं। और आज इन दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता से पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री के आवास पर एक डिनर किया। उसकी तस्वीरें भी आज आप देख रहे हैं। और इससे पहले सिंगापुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल बजाकर उनका अभिनंदन करने आए लोगों को धन्यवाद दिया था और एक महिला से उन्होंने आज राखी भी बंधवाई। आज दोनों नेताओं के बीच क्या क्या हुआ, सिंगापुर में क्या क्या हुआ, आप जरा देखिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत सिंगापुर से क्या सीख सकता है और भारत के बाद आजाद होने वाला देश सिंगापुर इतने कम समय में दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बना। सिंगापुर की यह कहानी आज भारत के हर व्यक्ति को ध्यान से सुननी चाहिए। आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। वर्ष 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ था और इसके बावजूद आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में 129वें स्थान पर हम हैं, जबकि भारत से 18 वर्षों के बाद 1965 में आजाद होने वाला सिंगापुर सबसे अमीर देशों की सूची में आज चौथे स्थान पर है। भारत 129वें स्थान पर है, सिंगापुर 104 स्थान पर है और हमसे 18 साल के बाद सिंगापुर आजाद हुआ था। सिंगापुर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे जबरदस्ती आजाद किया गया था। सिंगापुर में इतनी गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनाव था कि मलेशिया ने वर्ष 1965 में जबरदस्ती सिंगापुर को अपने से अलग करके आजादी देकर उसे एक आजाद देश घोषित कर दिया था। उस समय सिंगापुर के सबसे बड़े नेता थे ली कुआन यू, जो इस आजादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्होंने ही सिंगापुर का मलेशिया में विलय करवाया था। यानी मलेशिया और सिंगापुर पहले एक ही देश थे। ली चाहते थे कि उनकी पार्टी मलेशिया के आम चुनावों में हिस्सा ले, यानी वो पूरे देश के आम चुनावों में हिस्सा ले, जबकि मलेशिया के नेता सिंगापुर को बड़ी हीन भावना से देखते थे और सोचते थे कि वो सिंगापुर को कभी भी अपनी राजनीति का हिस्सा बनने नहीं देंगे। जिस समय सिंगापुर आजाद हुआ उस समय ली कुआन यू की आंखों में आंसू थे, वो बड़े दुखी थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने सिंगापुर की आजादी से 4 सबक सीखकर उसे दुनिया का एक बहुत सफल और अमीर देश बना दिया। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो भारत नहीं कर पाया? असल में सिंगापुर की जो समस्याएं थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी भारत की थी। सिंगापुर भी भारत की तरह बड़ा गरीब था, वहां पर भी बहुत भ्रष्टाचार था, सांप्रदायिक तनाव था। फिर उन्होंने क्या किया, जरा देखिए। पहला सबक यह था कि आपकी किस्मत आपके सिवा कोई और नहीं बदल सकता। जब मलेशिया ने सिंगापुर को आजादी दी
और ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को सिंगापुर से वापस बुला लिया, तब ली ने सिंगापुर में बड़े बड़े बदलाव किए। वो इस बात को जानते थे कि सिंगापुर के पास बाकी देशों की तरह ऐसे प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिन्हें बेचकर वो अपनी गरीबी को मिटा सके। इसलिए उन्होंने सिंगापुर को दुनिया का सबसे आधुनिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला किया, यानी औद्योगिकरण का फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर दुनिया के अलग अलग देशों की कंपनियां, बड़ी कंपनियां सिंगापुर में अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी तो वो उन्हें टैक्स फ्री और टैक्स हॉलिडे जैसे लाभ देंगे, जो कि उस वक्त बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। उस समय टैक्स हॉलिडे का कॉन्सेप्ट एकदम नया था, नया आइडिया था, जिसमें सिंगापुर की सरकार कह रही थी कि जो बड़ी कंपनियां वहां आकर काम करेंगी उन्हें 3 से 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। और यह स्कीम 1 से 2 वर्षों में सुपरहिट हो गई और सिंगापुर में देखते ही देखते 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों की फैक्ट्रियां खुल गईं, जिनसे 32,000 नई नौकरियां पैदा हो गई। और आजादी के सिर्फ 5 वर्षों में इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि सिंगापुर के हर व्यक्ति को नौकरी और रोजगार मिल गया और वहां बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो गई, सिर्फ आजादी के 5 से 6 साल के अंदर। दूसरा सबक यह था कि अपने नागरिकों को इतना स्किल्ड और काबिल बनाओ कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें नौकरी देने के लिए खुद मजबूर हो जाए। जब सिंगापुर के हर नागरिक के पास रोजगार था, तब ली कुआन यू ने इस बात को महसूस किया कि उनके देश के लोग नौकरियां तो कर रहे हैं, लेकिन इन नौकरियों में किसी खास हुनर की आवश्यकता नहीं है और वो ऐसे उत्पादों का निर्माण करते जिससे न तो सिंगापुर को ज्यादा लाभ हो रहा है और ना ही लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। इस तरह का काम वहां पर हो रहा था क्योंकि लोग स्किल्ड नहीं थे। और यही सोचते हुए ली ने सिंगापुर में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को स्थापित करने का फैसला किया, यानी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और अपने लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए। और इन प्रयासों के कारण सिंगापुर में कुछ ही वर्षों के बाद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से लेकर दूसरे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का निर्माण होने लगा और इससे लोगों की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। यानी सिंगापुर से भारत सीख सकता है कि युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए उनकी जातियां जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें स्किल्ड बनाने की जरूरत है। हमारे नेता कहां गलती कर रहे हैं? वो रोजगार देने के लिए पहले जाति पूछ रहे हैं। जाति नहीं, स्किल पूछिए, काबिलियत पूछिए, ये पूछिए कि ये लोग क्या कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आज इलॉन मस्क जैसे किसी व्यक्ति की बड़ी कंपनी, मान लीजिए टेस्ला, भारत के 10 राज्यों में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहें, तो क्या इन फैक्ट्रियों के लिए टेस्ला जैसी कंपनी को भारत से योग्य और काबिल कामगार मिल पाएंगे? क्या हमारे लोगों में इतना स्किल सेट है कि वो एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर सकें, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर सकें? और यही सवाल एक जमाने में सिंगापुर के सामने था, जिसके बाद उसने अपने लोगों को स्किल्ड बनाया, काबिल बनाकर उन्हें सशक्त किया। तीसरा सबक यह है कि अगर आपको दुनिया की सहानुभूति चाहिए तो अपनी गरीबी को हथियार बनाओ, और अगर आपको दुनिया को आईना दिखाना है तो अपनी गरीबी के खिलाफ युद्ध लड़कर इसे समाप्त कर दो। सिंगापुर में बड़ी बड़ी कंपनियों के आने के बाद भी देश की एक बड़ी आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती थी और इन झुग्गी बस्तियों को अमीर देश बहुत हीन भावना से देखते थे। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ली ने वर्ष 1960 में एक हाउसिंग बोर्ड बनाया था, जो शुरुआत में तो इतना प्रभावी नहीं रहा, लेकिन आजाद होने के बाद जब आर्थिक हालात सुधरे तो सिंगापुर में झुग्गी बस्तियों की जगह रिहायशी इमारतें बनाई गई, बिल्डिंग्स बनाई गई, और इन बिल्डिंग्स में उन लोगों के रहने के लिए फ्लैट्स बनाए गए जो झुग्गियों में रहते थे। और सरकार ने ये फ्लैट्स लोगों को खैरात में नहीं बांटे, बल्कि सरकार ने लोगों से इस तरह से पैसा लिया जिससे लोगों को यह लगे कि उन्होंने अपनी किस्मत को खुद बदला है और ये घर उन्हें उनके परिश्रम और उनके अपने पैसे से, अपने मेहनत से मिले, यानी उनके अंदर एक स्वाभिमान जागे। चौथा सबक ये कि अगर लोगों को बांटकर शासन किया जाए तो नेताओं का भला होता है, लेकिन अगर लोगों को जोड़कर राज किया जाए तो उससे पूरे देश का और जनता का भला होता है। आजादी के समय सिंगापुर का समाज अलग अलग समुदायों में बटा हुआ था, बिल्कुल भारत की तरह, जिनमें एक समुदाय चीन से आए लोगों का था, दूसरा मलेशिया के लोगों का था, तीसरा समुदाय भारत से आए लोगों का था, और ये सभी समुदाय एक दूसरे से काफी बटे हुए थे, कटे हुए थे, और ये अलग अलग गुट बनाकर रहते थे। जैसे चीन से आए लोग एक खास इलाके में रहते थे और मलय और भारतीय मूल के लोग बाकी के इलाकों में रहते थे, और कभी भी ये सारे समुदाय किसी मुद्दे को लेकर एकजुट नहीं होते थे, इनमें कोई एकता नहीं थी। ली चाहते थे कि वो सिंगापुर के इस बटे हुए समाज को और बांटकर, अगर वो चाहते
तो बड़े आराम से अपनी सरकार चला सकते थे अगर वो इनका और बंटवारा करते, इन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते, इन्हें अलग अलग जातियों की तरह बांटकर इन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अलग अलग समुदायों को सांस्कृतिक रूप से और स्कूलों में एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की, जिससे सिंगापुर का बटा हुआ समाज एकजुट हो गया। और इसकी शुरुआत उन्होंने उनके बचपन से की, स्कूलों से की। और आज सिंगापुर में लगभग सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद वहां का समाज विभाजित न होकर जुड़ा हुआ है, और यह चीज भारत के नेता भी सिंगापुर से सीख सकते हैं। पांचवा सबक ये, आजादी का अर्थ सिर्फ सीमाओं के आजाद होने से नहीं होता, बल्कि अगर कोई देश भ्रष्टाचार से आजाद नहीं है, असमानता से आजाद नहीं है, गरीबी से आजाद नहीं है, भेदभाव से आजाद नहीं है, नशे से आजाद नहीं है, और अगर किसी देश के नागरिक अनुशासित नहीं है, तो वो देश कभी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता। और सिंगापुर इन्हीं सारी समस्याओं से आजाद होकर आज दुनिया का इतना सफल और अमीर देश बना है। इसके अलावा सिंगापुर ने स्वच्छता के महत्व को समझा, ऐसे कानून बनाए जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। सिंगापुर में लोग च्युइंगम नहीं खा सकते। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक टॉयलेट में फ्लश नहीं करता तो उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना है। जुर्माना न देने पर जेल की सजा है, और सड़क पर थूकने पर और कचरा फैलाने पर भी वहां गिरफ्तार किया जा सकता है। और सिंगापुर में आप कबूतर और दूसरे पक्षियों को दाना नहीं डाल सकते, किसी दूसरे व्यक्ति के वाईफाई से अपने इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर सकते। ये सारे नियम सिंगापुर में इसलिए बने ताकि लोगों को अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ का सही अर्थ समझ में आए। लेकिन सोचिए, क्या भारत को सिंगापुर बनाने के लिए हमारी सरकार, हमारे देश के नेता, इनमें से कोई भी कानून क्या इस देश में लागू कर सकते हैं? क्या हमारे देश के लोग ऐसे नियमों का अनुशासन से पालन कर सकते हैं? मान लीजिए सरकार ने कर भी दिया, हमारे देश के लोग मानेंगे? कड़वा सच ये है, हमारे देश में लोग च्युइंगम को खाकर ट्रेन और बस की सीटों के नीचे चिपकाकर चले जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट में लगे नल और टोटी को कई बार चुरा कर ले जाते हैं। भारतीय रेल में जो सामान लगा होता है उसे चुरा कर ले जाते हैं। और अब तो राजधानी दिल्ली में सरकारी शौचालय की बिजली चुराकर ई रिक्शाओं की चार्जिंग हो रही है। तो भारत में कितनी बेईमानी है निचले स्तर पर, वो आप देख लीजिए। एक और उदाहरण, आज कतर एयरवेज के बाद सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी एयरलाइंस मानी जाती है। सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। वर्ष 1972 में जब इस एयरलाइंस की शुरुआत हुई, तब सिंगापुर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, गरीब देश था। उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन इस तरह का एक गरीब देश, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरी दुनिया का देश, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन लॉन्च कर पाएगा। लेकिन सिंगापुर ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को कर दिखाया, और इसलिए आज भारत सिंगापुर से बहुत कुछ सीख सकता है। आज आप भारत के एयर इंडिया को देख लीजिए। एयर इंडिया को लेकर आपको सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं सुनने को मिलती हैं। एयर इंडिया की सर्विसेज कितनी खराब है अब हम कह नहीं सकते, अब तो टाटा ने उसे खरीद लिया है। लेकिन जब तक एयर इंडिया सरकार के पास थी, एयर इंडिया का क्या हाल था आप सब जानते हैं। लेकिन एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस में जरा आप तुलना करके देखिए, और सिंगापुर ने इतना गरीब देश होते हुए भी कैसे दुनिया को यह बताया कि अगर वो चाहें तो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और सिंगापुर एयरलाइंस में उन्होंने इनोवेशन किया और लोगों को बताया कि कैसे एयरलाइंस को चलाया जाता है।